Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter The Making of a Global World. Here we are again with a new topic from the chapter The Making of a Global World and welcome you all to our YouTube channel Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic and starting with the Indian entrepreneurs बेटा. हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा इंडियन एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट होगा और हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ जानेंगे अब्रोड उस टाइम पे कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर थे बेटा जो जो कार्य करते थे उस टाइम पे जिनमें सबसे पहले आते हैं शिकारपुरी श्रोफ्स एंड नट्टू कोटाई चेतियार्स बेटा ये सारे के सारे नट्टू कोटाई चेतियार्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक तमिलनाडु की कास्ट होती थी बिलोंग्स टू तमिलनाडु से बिलोंग करती थी और ऐसे शिकारपुरी श्रोफ्स होते थे बेटा दीज वर द बैंकर्स एंड ट्रेडर्स ये बैंकर्स होते थे बैंकर्स का मतलब जो ना बैंकर्स उसको बोला जाता है बेटा जैसे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है ना पैसा प्रोवाइड करवाता है तो ये भी बेटा आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाते थे पैसा प्रोवाइड करवाते थे और वेरियस लोकेशंस पर पैसे को उनके द्वारा फाइनेंस किया जाता था मतलब उसको एक्सपोर्ट किया जाता था एंड हु फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ये आल्सो फाइनेंस भी करते थे एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये एक्सपोर्ट को जिसको फाइनेंस करते थे बेटा किस चीज का जो कि आपका एग्रीकल्चर का था वो तो था बेटा आपका सेंट्रल में और साउथ ईस्ट एशिया में दे आल्सो डेवलप्ड इंडाइजीनियस बेटा इंडाइजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा इंडाइजीनियस का मतलब होता है कि किसी मूल निवासी होते हैं बेटा वहीं पे डेवलप्ड होना वहीं पे बर्थ लेना और वहीं पे डेवलप्ड होना बेटा उनको इंडाइजीनियस बोलते थे तो यहाँ पे बेटा ये बर्थ भी लेने लगे और यहाँ पे डेवलप्ड भी होने लगे तो उसको इंडाइजीनियस बोलते हैं दैट इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड आल्सो डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिकारपुरी सरोफ से बेटा और नट्टू कोटाई चेतिया से बेटा और दूसरे नंबर पर आते हैं हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स बेटा हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स में कौन आते हैं एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड बेटा पोर्ट्स पे काम करते थे सेलिंग लोकल एंड इंपोर्टेड एंटीक्स का मतलब होता है जो पुरानी चीजें होती है पर कीमती होती है बेटा इंपोर्टेड एंटीक्स को एंड रेयर ऑब्जेक्ट टू टूरिस्ट बेटा और जो टूरिस्ट है बेटा उनको रेयर ऑब्जेक्ट बेचते थे एंटीक्स बेचते थे इन चीजों का बेचने का कार्य करते थे तो हमारे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स के बारे में आता है बेटा तो ये थे कुछ हमारे दो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिनके बारे में हमने पढ़ा शिकारपुरी सरोफ्स के बारे में नट्टू कोटाई चेतियार्स एंड हैदराबादी के सिडनी ट्रेडर्स बेटा एक तो बेटा एंटिक्स वगैरह को बेचते थे और रेयर ऑब्जेक्ट को जो टूरिस्ट पे आते थे पोर्ट्स थे बिजी पोर्ट्स होते थे और दूसरे जो ये हमारे पहले वाले शिकारपुरी सरोप्स और नट्टू कोटाई चेतियार फ्रॉम तमिलनाडु में जो ये कास्ट भी होती है ये वहां के बैंकर्स फाइनेंस करते थे बेटा एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में बेटा नेक्स्ट आता है इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप तीनों को एक साथ देखिए क्या क्या है इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम बेटा इंडियन ट्रेड का मतलब भारत का व्यापार हम पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्यापार उस समय की बात हो रही है बेटा जो कोलोनियलिज्म है हम कॉलोनी के रूप में ब्रिटेन के अंडर है बेटा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ रहा है सारे जितने भी बिजनेस वगैरह है बेटा सब उनके अकॉर्डिंग चलते हैं ग्लोबल सिस्टम और इस टाइम पे ग्लोबल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता था बेटा वो सारी बातें पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ध्यान दीजिए जब भी कोई कॉलोनी बनती है तो उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारे के सारे जो कॉलोनी को ओन करता है बेटा उसके अकॉर्डिंग होते हैं तो जितनी भी जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं जो कस्टम ड्यूटीज होगी या टैक्स वगैरह होते हैं बेटा तो चेंजेस के अकॉर्डिंग उसी के सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है बेटा जो आपका कॉलोनियलिज्म होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed several restriction on the import of Indian cotton clothes into Britain to protect local industry बेटा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे सेवरल रेस्ट्रिक्शंस बेटा किसके ऊपर इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन क्लोथ्स के ऊपर बेटा इनटू ब्रिटेन में टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी जो कॉटन क्लोथ्स है बेटा वो कहाँ पे ब्रिटेन में वहां पे इंपोर्ट नहीं होता था इंडियन कॉटन क्लोथ्स क्योंकि ब्रिटेन वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहता था बेटा उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था द टैरिफ ड्यूटीज हाउस एवर were removed on the British mail produced cloth imported into India और जो टैरिफ ड्यूटी थी बेटा उनके ऊपर से रिमूव कर दी गई थी बेटा ऑन ब्रिटिश मेल प्रोड्यूस क्लॉथ इंपोर्टेड इनटू इंडिया और जिनका क्लॉथ इंडिया में इंपोर्ट होता था कॉटन क्लॉथ उनके ऊपर से टैरिफ ड्यूटी को उन्होंने हटा दिया था तो आप ये देख सकते हो कि टू साइडेड कैसे हो गया बेटा कि वन साइड नहीं एक ये टू साइडेड हो गया बेटा जो उनका मतलब जिसके तरीके से वो कार्य कर रहे थे एक तो दूसरा क्या था कि किसी भी इंडियन क्लोथ्स को ब्रिटेन में इंपोर्ट के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए लोकल इंडस्ट्रीज को और दूसरा
टैरिफ ड्यूटीज है बेटा उनको रिमूव कर लिया गया। जो ब्रिटिश की मील थी बेटा जो इंपोर्ट करती थी, जो इंपोर्टेड थी बेटा इंडिया में, जिनके क्लोथ इंपोर्टेड होते थे, उनके ऊपर से उन्होंने टैरिफ ड्यूटीज को रिमूव कर दिया। तो दोहरे तरीके से किस तरीके से बचा रही थी बेटा वो कॉलोनी ग्लोबल सिस्टम में बेटा, कि इस तरीके से कॉलोनियलिज्म का फायदा उठा रहा था। दिस लेड टू द डिक्लाइन इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच आर नॉट एबल टू फेस कंपटीशन। तो इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होगी बेटा, इसका लेड टू डिक्लाइन हो गया उनका, क्योंकि ये फेस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी फ्रॉम द चीप मील प्रोड्यूस क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन बेटा, जो कि सस्ता जो मील द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था ब्रिटेन में क्लोथ, वो क्या होता था, सस्ता होता था। और इसके साथ कंपटीशन को इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटा ये फेस नहीं कर पा रही थी। द इंडियन टेक्सटाइल आल्सो फेस कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन मशीन मेड गुड्स बेटा, और उनको एक कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल को वहां पे ये भी करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और ये सारी की सारी गुड्स होती थी मशीन मेड गुड्स होती थी बेटा। आपको पता है कि हैंडमेड गुड्स जब भी आती है बेटा तो उसका प्राइस ज्यादा रहता है हमेशा मशीन मेड गुड्स से। तो इंडियन टेक्सटाइल को ये कंपटीशन भी बेटा ब्रिटिश की मशीन मेड गुड्स से इंटरनेशनल मार्केट में करना पड़ रहा था। आप देखिए ये थे दो पॉइंट्स बेटा। एक पॉइंट्स में तो बताया गया किस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस फॉलो अप किए गए थे बेटा इंडियन ट्रेड के ऊपर, इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि वहां पे जो कॉटन क्लोथ्स है उनके इंपोर्ट के ऊपर लगाया गया था रेस्ट्रिक्शन। और दूसरा यहाँ पे जो टैरिफ ड्यूटीज है बेटा उसको किस तरीके से रिमूव कर लिया गया था ब्रिटिश के मेल प्रोड्यूस क्लोथ जो इंपोर्ट होता था इंडिया में उनके ऊपर से बेटा। दूसरा हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थे बेटा इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन हुआ, और इस डिक्लाइन के कारण बेटा हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ता था इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, क्योंकि जो ब्रिटेन से गुड्स वगैरह आती थी बेटा सारी की सारी क्या होती थी, मशीन मेड गुड्स होती थी। और आपको पता है कि हैंडीक्राफ्ट जो भी होते हैं जो हाथ के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी जो लागत होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, और उसमें जो रिजर्वेशन होता है बेनिफिशियल होने का, बेनिफिट होने का या प्रॉफिट होने का बोल सकते हैं बेटा, वो बहुत कम होता है। लेकिन मशीन मेड गुड्स जो होती है बेटा उसमें प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रहता है। तो हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है उनको ये कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता था कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेल द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन कॉटन क्लॉथ डिक्लाइन। अब देखो एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, एक्सपोर्ट इनका क्या होगा बेटा, डिक्लाइन होगा। द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉटन इंडिगो एंड ओपीएम इंक्रीज बेटा। अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगा। अब ध्यान दीजिए दो चीजें बोली गई यहाँ पे, एक तो बोल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन क्लोथ और एक बोल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉटन बेटा। तो अब यहाँ पे एक तरफ तो जो एक्सपोर्ट था इंडियन कॉटन क्लोथ का डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो इंपोर्ट है बेटा ब्रिटिश में इंडियन कॉटन क्लोथ के इंपोर्ट के ऊपर क्या लगाया गया है, बैन लगाया गया है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉटन इंडिगो और ओपीएम का बेटा ये इंक्रीज हुआ बेटा इनका एक्सपोर्ट इन इंडिया। द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट वाज हायर देन दैट ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट बेटा। इंडिया में जो वैल्यू होती थी ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स की बेटा वो हायर होती थी देन दैट ऑफ ब्रिटिश के इंपोर्ट से बेटा। ब्रिटेन thus maintain a favorable balance of trade रखता था इंडियन के साथ। It helped Britain to balance its trade deficit with other countries to pay its officers in India. It helped Britain to balance its trade deficit बेटा। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होती है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है और एक होती है डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जब भी आपकी फेवरेबल कब होती है बेटा, वो जब फेवरेबल होती है जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं, तब वो होती है फेवरेबल। और ट्रेड डेफिसिट कब आता है बेटा, जब आपके इंपोर्ट्स हैं बेटा वो ज्यादा हैं और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं बेटा वो कम है बेटा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, इट हेल्प ब्रिटेन, इसने हेल्प की ब्रिटेन की टू बैलेंस इट ट्रेड डेफिसिट को विद अदर कंट्रीज के साथ, टू पे इट्स ऑफिसर्स इन इंडिया, तो अपने ऑफिसर्स को पे करती थी इंडिया में, टू पे इंटरेस्ट ऑन इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर इंटरेस्ट, एंड टू पे पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल, जो इंडिया में थे बेटा उनका पेंशन भी देती थी इनके जरिए। दिस रिजल्टेड इन द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन। तो इसके द्वारा जो इंडियन वेल्थ है बेटा उसका ड्रेन हो रहा था बेटा। ड्रेन होने का मतलब बेटा वो कम हो रही थी, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे लूटी जा रही थी बेटा, ब्रिटेन में उसको लूटा जा रहा था। देखो इसको इस तरीके से समझिए कि जब इंपोर्ट है बेटा, आप किसी फिनिश प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपके रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आपके रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होकर जाएंगे ब्रिटेन, वहां की मशीन है उनको क्या करेंगे बेटा, उनके साथ क्या बना देंगे, कपड़ा बना देंगे। अब वो कपड़ा दोबारा कब आएगा, आपका इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में बेटा वो कंपटीशन किसको देगा, आपके द्वारा ही जो बनाया गया कपड़ा आपके देश में बनाया गया बेटा उनको, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल भी आपका यूज किया और आपके रॉ मटेरियल्स के द्वारा मशीन से कपड़ा बना दिया, और कपड़े का कंपटीशन भी किसके साथ हो रहा है बेटा, आप ही के साथ हो रहा है। तो रॉ मटेरियल भी आपका,
कपड़े भी आपके और कंपटीशन भी आपका। तो इस तरीके से बेटा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट क्या कर दिया इन्होंने ब्रिटेन में, ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और दूसरी तरफ है जो फिनिश प्रोडक्ट का उनका इंपोर्ट क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया। इस तरीके से बेटा उन्होंने हमारी इंडियन की जो वेल्थ थी बेटा उसको ड्रेन किया, क्योंकि कभी भी अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए इंपोर्ट से, लेकिन ये कभी भी रॉ मटेरियल्स में नहीं होने चाहिए बेटा। रॉ मटेरियल कभी किसी देश को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल परमिटिव टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि अगर आपके रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट हो रहे थे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है आप कपड़ा बनाने की उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि आपकी वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा था। तो इस तरीके से भी ब्रिटेन ने हमारी वेल्थ को ड्रेन करने का काम किया, कैसे, एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल्स को इन प्लेस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट को, फ्लेश की जगह पे उन्होंने किसको, रॉ मटेरियल को क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्ट किया बेटा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखिए द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये था बेटा हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हमने पढ़ा कि इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म और ग्लोबल सिस्टम किस तरीके से था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा वो किस किस के बीच में हुआ था, वो जर्मनी के बीच में, जहाँ पे मेन कंट्री थी ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था। लेटर इसको ज्वाइन किया था यूएसए ने भी। और दूसरी तरफ कौन था बेटा, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन टर्की था बेटा ऑन द अदर हैंड। और 10 बार को लार्ज स्केल इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे बेटा इन सबके कारण। तो आइए देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं क्या था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फोर्ट बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया बेटा। जो पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया बेटा, जो उसमें कौन कौन थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था। लेटर आल्सो ज्वाइन बाय यूएसए, लेटर इसको किसने ज्वाइन किया था बेटा, यूएसए ने भी ज्वाइन किया था ऑन वन हैंड। एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ कौन था बेटा, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी एंड ओटोमन टर्की ऑन द अदर हैंड। दिस वार कोज लार्ज स्केल इकोनॉमिक चेंजेस आए थे बेटा वर्ल्ड में, तो इससे बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए थे। राइट साइड में आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साइन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स बेटा, इसमें बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, मशीन गन्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट एंड केमिकल वेपन्स वर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, पर इनका इस्तेमाल हुआ ड्यूरिंग द वार। मैनी इंडस्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग गुड्स रिलेटेड टू द वार, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी बेटा जो बेटा वार से रिलेटेड थे बेटा। तो वॉर से रिलेटेड जरूरी नहीं होता बेटा कि हर टाइम आपके हथियार ही होंगे, उसमें आपके शूज वगैरह थे या ड्रेस वगैरह हो सकती है, बैचेज हो सकते हैं, या कोई भी आपके मशीन गन्स वगैरह के पार्ट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हो सकते हैं। वुमेन बिगन टू वर्क एज मैन, जो वुमेन थे उन्होंने बिगन कर दिया था वर्क एज मैन के रूप में इस्तेमाल करना, उनकी तरह वर्क करना। went to the battlefield to fight the wars, तो बैटलफील्ड में जाना क्या फाइट करने के लिए बेटा, वॉर्स को फाइट करने के लिए। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिटेन ने बहुत सारा सम्स को बेटा बोरो लिया, बैंक से उधार लिया। एंड पब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट की पब्लिक से भी लिया। आफ्टर द एंड ऑफ द वार द सिटीजन्स ऑफ यूएस हैड ओन मोर ओवरसीज एसेट बेटा, ओवरसीज एसेट्स होते हैं बेटा जो दूसरे देशों में एसेट, आपकी संपत्ति होती है बेटा, उनको एसेट्स बोला जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ वार, जैसे ही एंड ऑफ वार हुआ, द सिटीजन ऑफ यूएस के बेटा ओवरसीज में बहुत ज्यादा एसेट्स थे देन इन द यूएस बेटा, जितने यूएस में नहीं थे, बल्कि ओवरसीज में अगर एसेट्स की बात करें तो ओवरसीज में एसेट्स क्या थे बेटा, वो ज्यादा थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटेन ने किस तरीके से, अब देखो पोस्ट वार रिकवरी कैसे हुई बेटा। बाय द एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वाज हेविली इन डेब्ट बेटा, ब्रिटेन बहुत ज्यादा डेब्ट में था, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज में था। द एंड ऑफ द वार लेड टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो जिसके कारण क्या हुआ बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई, प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज, प्रोडक्शन भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। द रिवाइवल ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ व्हीट बेटा, इससे व्हीट का प्राइस क्या हो गया बेटा, फॉल हो गया बेटा, क्योंकि रिवाइवल हो गया था व्हीट का प्रोडक्शन कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, जिससे उनका प्राइस क्या हुआ व्हीट का, कम हुआ। लेड टू डिक्लाइन इन द रूरल इनकम भी कम होगी, और हाई डेप्थ फॉर फार्मर बेटा, और फार्मर के लिए डेप्थ क्या होगी बेटा, हाई होगी। द यूएस वाज क्विक टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूएस सबसे पहले रिकवर करने वाला था बेटा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जिसने क्या किया था बेटा, रिकवर किया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था बेटा, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी इन द 1920 वाज मास प्रोडक्शन बेटा। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन बोलते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय सर हेनरी फोर्ड, जिसको किसने स्टार्ट किया था बेटा, सर हेनरी फोर्ड ने इनको स्टार्ट किया था बेटा। ही अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ मास प्रोडक्शन बेटा, उन्होंने असेंबली लाइन जो होती है बेटा मास प्रोडक्शन, जहां पे एक साथ आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, उसको स्टार्ट किया।
असेंबली ऑफ मास प्रोडक्शन में वर्कर हैड टू पिक एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को क्या करना पड़ता था बेटा, पिक करते थे, उनको फिक्स करते थे, केम टू कन्वेयर बेल्ट पे आता था बेटा, जैसा कि आज के टाइम में इस मॉडर्न टाइम में भी होता है। असेंबली लाइन फोर्स वर्कर टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली, उन्हें एक सिंगल टास्क को मैकेनिकली और कंटिन्यूअसली करते रहना होता था, जिससे मास प्रोडक्शन लोअर्ड कोस्ट, कोस्ट क्या हो जी बेटा लोअर, एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर गुड्स के एज रिजल्ट हायर वेजेज हो जाती थी, वर्कर कुड अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को वो खरीद पाते थे। तो उनका सबसे मेन रीजन जो था बेटा यूएस इकोनॉमी का सबसे पहला जो रिकवर करने का वो था क्या बेटा, मास प्रोडक्शन था, जो कि बहुत सारी मास प्रोडक्शन के जरिए वो क्या कर पाते थे बेटा, रिकवर कर पाते थे। अब देखो रिजल्ट्स ऑफ मास प्रोडक्शन क्या होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखो मास प्रोडक्शन सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब स्टार्ट कहां पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, अभी उसके बाद दूसरे वर्ल्ड में फैल के उससे क्या हुआ, रिड्यूस प्राइस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स के प्राइस क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। अगर आप मास प्रोडक्शन करोगे, बहुत ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे तो प्राइस आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में ऐसा बोला जाता है कि मास प्रोडक्शन में जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है वो कम आती है, जिसकी वजह से बेटा जो उसका प्राइस है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिक। वर्कर कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को खरीद सकते थे बेटा, वर्कर्स भी उनको अफोर्ड कर सकते थे, चीजों को खरीद सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, डिमांड ऑफ सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन, प्लेयर इंक्रीज बेटा। तो डिमांड जो थी बेटा रेफ्रिजरेटर्स की देखिए, या वॉशिंग मशीन्स की देखिए, या रेडियोज की, या ग्रामोफोन की, प्लेयर्स की बेटा, इन सब की क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी बेटा, इन सब की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बूम इन द हाउसिंग ओनरशिप लेड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट बेटा। तो अब ओनरशिप जो लेड टू इंक्रीज हो गया बेटा, एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज आया, इनकम्स और इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज आया बेटा, क्योंकि देखो एक तरफ तो चीजें खरीदी जा रही है तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है बेटा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री से चीजों को खरीदा जाएगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि आपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ही किया है, तो उसका इस्तेमाल कोई और इन्वेस्टमेंट करने के लिए करेगा, तो इसके जरिए डिमांड आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर डिमांड होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, ये बात सीधी सी होती है बेटा, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का होना बिल्कुल बेकार सी बात है। एंड यूएस बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और यूएस क्या बन गया बेटा, सेंटर बन गया इकोनॉमी का, क्या बन गया बेटा, सेंटर बन गया इकोनॉमी का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से मास प्रोडक्शन का रिजल्ट आया। देखो स्टार्ट कहां से हुआ था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या थी बेटा, तो किस किस के बीच में लड़ाया गया था, सबसे पहले तो कंट्रीज के नाम हमने लिए बेटा, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रसिया था, लेटर ऑन ज्वाइन किसने किया, यूएसए ने उसको ज्वाइन किया। और वन हैंड में बेटा एक तरफ तो कौन था बेटा, हाँ, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की था बेटा, और दूसरी तरफ कौन थे बेटा, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, लेटर ऑन ज्वाइन आल्सो बाय द यूएसए के द्वारा भी था बेटा। अब मशीन गन का, एयरक्राफ्ट का, टैंक्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया था बेटा, कब, जब बेटा वर्ल्ड वार की बात हुई थी, तो मैनी इंडस्ट्रीज ने जो गुड्स थी बेटा रिलेटेड, इससे वॉर से रिलेटेड थे, उनको बनाना स्टार्ट किया था। और वुमेन्स ने भी मेंस की तरफ वर्क करना स्टार्ट किया, बैटलफील्ड में भी जाना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा एसेट्स थे बेटा, जो बहुत ज्यादा पैसे थे वो उधार लिए थे, डेप्ट में लिए थे, यूएस के बैंक से भी और यूएस के सिटीजन के भी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब आफ्टर द एंड ऑफ वार हुआ, जो सिटीजन ऑफ यूएस के थे बेटा वो ओन करते थे बेटा, ओवरसीज एसेट्स थे बेटा उनके, जो ओवरसीज एसेट्स थे बेटा वो ज्यादा थे बेटा, बल्कि जितने यूएस में नहीं थे, लेकिन उनके ओवरसीज में एसेट्स क्या थे बेटा, उनके ज्यादा थे। पोस्ट वार रिकवरी में क्या किया, ब्रिटेन के बाद ब्रिटेन हेवीली डेब्ट में था बेटा, वीट के प्रोडक्शन जो था बेटा वो रिवाइवल हो गया था कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिकवर करने वाली इकोनॉमी थी वो कौन थी बेटा, वो हमारी कौन थी, यूएसए थी बेटा। और यूएसए की इकोनॉमी ने सबसे ज्यादा रिकवर क्यों किया, क्योंकि उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, मास प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही समय पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना, उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सर हेनरी फोर्ड को जाता है, जिन्होंने मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। जैसे भी मैकेनिकल काम को रिपीटेशन के साथ यूज किया जाता था, कन्वेयर बेल्ट पे कोई चीज है उसको रिपीटेशन के साथ यूज किया जाता था, इसके साथ क्या डिक्रीज होगी बेटा, कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी। कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएंगे बेटा सारी चीजों को, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। तो अब देखो रिड्यूस प्राइस हो गए बेटा इंजीनियर गुड्स के बेटा मास प्रोडक्शन से, तो वर्कर कुड अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को खरीद पाएंगे। डिमांड एंड सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन का सब डिमांड बढ़ेगी। तो हाउसिंग ओनरशिप जो होती है बेटा उसमें बूम आएगा, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में होगी बेटा, इनकम्स में भी, इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो यूएस थी बेटा वो क्या बन जाएगी, सेंटर ऑफ इकोनॉमी बन जाएगी।
लेकिन ऐसा सब होते होते ग्रेट डिप्रेशन भी आया बेटा। डिप्रेशन क्या होता है बेटा? ग्रेट डिप्रेशन होता है मंदी का होना बेटा। मंदी का होने का मतलब क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा कम है, लोग पैसा खर्च कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, आपकी इकोनॉमी की बिल्कुल स्लो पड़ी है। तो ये आपका क्या था बेटा? ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में हुआ था। ये था बेटा 1929 एंड 1930s में। क्या हुआ था उस टाइम पे? A great economic depression hit the United States and other European countries in 1929 में उसको हिट किया। Therefore, बाद डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी बेटा, इनकम एंड ट्रेड्स भी बहुत कम हो गया। फार्मर वर रोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन फूड ग्रेन्स बेटा। जो फूड ग्रेन्स है बेटा उनमें डिक्लाइन होगा तो फार्मर को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। कंट्री विच डिपेंड ऑन यूएस फाइनेंशियल फेस एक्यूट क्राइसिस बेटा। जो कंट्रीज बेटा जो यूएस के फाइनेंस के ऊपर फेस करती थी उसमें क्राइसिस आ गए। क्राइसिस का मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बुरे वक्त को झेलना पड़ा। द विड्रॉल ऑफ लोन फ्रॉम द यूएस लेड टू द फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स इन यूरोप बेटा। अब विड्रॉल ऑफ लोन्स फ्रॉम द यूएस, अब यूएस ने जो लोन दे रखे थे बेटा उनका विड्रॉल हो गया बेटा। फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स तो यूरोप में बेटा वो फेलियर हो गए। वैल्यू ऑफ पाउंड क्या डिटीरियोरेटेड, बहुत ज्यादा खराब होगी पाउंड की वैल्यू। खराब होने का मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। द अटेम्प्ट्स बाय द यूएस टू प्रोटेक्ट ट्रेडिंग इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज आल्सो हिट द वर्ल्ड मार्केट्स बेटा। अब दूसरा अटेम्प्ट यूएस ने ये भी किया कि ट्रेडिंग जो इंटरेस्ट थे बेटा, इंक्रीजिंग जो इंपोर्ट था बेटा उनके ऊपर ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया ताकि जो अपने जो लोकल थे बेटा उनको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन उसने भी क्या किया, बिल्कुल रोस्ट इम्पैक्ट किया बेटा, किसको? वर्ल्ड मार्केट्स को बेटा। डिप्रेशन आल्सो हिट द यूएस हार्ड बेटा। डिप्रेशन ने यूएस को भी हार्डली हिट किया। कंडीशन ऑफ फार्मर की, वर्कर्स की और मिडिल क्लास की पोर्शन बहुत ज्यादा खराब होगी। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन की बात करें हम, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, गुड्स की बात करें, रिफ्यूजल ऑफ बाय द यूएसए टू द ग्रांट टू द अदर कंट्रीज की बात करें, तो ये किसमें एट लास्ट किसमें चले गए बेटा? टोटली ग्रेट डिप्रेशन में चले गए बेटा। डिप्रेशन का मतलब होता है, देखो डिप्रेशन क्या होता है एक्चुअल में। डिप्रेशन में जो प्राइस होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी चली जाती है बिल्कुल। अब मंदी आ जाती है। मंदी होने का मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता है। अब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता तो डिमांड नहीं होती, और एक ये ऐसा साइकिल होता है बेटा। इस साइकिल में फंसने के बाद बेटा फिर वो साइकिल आपका निरंतर चलता ही रहता, जब तक आपका बीच में साइकिल को तोड़ नहीं दिया जाता तब तक वो इकोनॉमी का साइकिल चलता ही रहता है बेटा। तो कंसिक्वेंसेस क्या क्या रहे ग्रेट डिप्रेशन के बेटा? यूएस बैंक स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग बेटा, तो स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग को क्या किया बेटा? स्लैश किया। डिक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम में क्या, हाउस होल्ड इनकम जो होती है बेटा, जो आपकी सेविंग्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड होती है, उसमें डिक्रीज हो गया। परचेजिंग पावर जो थी लोगों की वो बिल्कुल रिड्यूस होगी, इट मींस वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। फार्मर सफर ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्राइस थे बेटा, ऐसे फार्मर भी सफर्ड हुए। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज का प्राइस क्या हो गया बेटा? बिल्कुल रिडक्शन हो गया। सेवरल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री वर अनेबल टू रिपे लोन्स, अब बहुत ज्यादा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बेटा वो अनेबल थे लोन को रिपे करने में, और यूएस बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया बेटा? बिल्कुल कोलैप्स हो गया। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे बेटा ग्रेट डिप्रेशन के, जो झेलने पड़े थे बेटा उसके उस टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन को यूएस के बारे में बात की गई है, क्योंकि यूएस क्या था बेटा उस टाइम पे? सेंटर ऑफ इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो यूरोप के बैंक्स वगैरह थे उनको लोन्स वगैरह कहाँ से मिलता था? यूएस की इकोनॉमी से मिलता था। तो ये यूएस के बारे में बात किया गया। तो अब दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट बेटा इंडिया के ऊपर भी पड़ा था बेटा। वो क्या था इम्पैक्ट, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। इंडियन ट्रेड वाज हिट हार्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन के द्वारा हार्ड हुआ। इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वर हाउड, जो इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थे वो टोटली हाफ हो गए बेटा। बाय 1934 तक प्राइस ऑफ व्हीट कितना बेटा? 50% तक व्हीट का प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द टैक्सेस बेटा। अब फूड ग्रेन के प्राइस तो डिक्लाइन हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया रिड्यूस को टैक्स करना, क्योंकि उनको भी रिकवरी करनी थी बेटा। तो अब रिड्यूस टैक्स नहीं होंगे और फूड ग्रेन के प्राइस बहुत कम हो जाएंगे, तो उसमें ज्यादातर जो प्राइस में क्या झलकता था? वो टैक्स ही झलकता था। पेशेंट हु प्रोड्यूस कमोडिटीज फॉर द वर्ल्ड मार्केट सच एज कॉटन एंड जूट से सफर्ड ग्रेट लॉस हुए। रूरल इंडेप्टनेस आ गई बेटा। इंडेप्टनेस का मतलब है कि जो डिपेंडेंसी थी रूरल लोगों की बेटा कर्ज के ऊपर वो ज्यादा होगी।
Many farmers lost their land, लोगों की जमीन चली गई. Depression did not impact urban Indians much. Decrease in the price of food grains benefited fixed salaries employees. तो बेटा इन्होंने फिक्स सैलरी के एम्प्लॉइज को क्या कर दिया बेटा, बेनिफिट हुआ. उनको कोई मतलब नहीं था इंक्रीज और डिक्रीज का. जो फिक्स सैलरी थी जिनके बेटा एम्प्लॉइज की वो बेनिफिटेड थे. उनको डजंट मैटर, उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उनको सीधा मतलब होता था अपनी सैलरी से. इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में हुई ग्रो एज द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री बाय इंपोजिंग टैरिफ अंडर द माउंटिंग प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनलिस्ट. तो जो इंडस्ट्रीज थी बेटा उनके ऊपर इंपोजिंग टैरिफ लगाकर अंडर द माउंटिंग प्रेशर जो हो रहा था इंडियन नेशनलिस्ट का बेटा, जो भारत के जो आंदोलनकर्ता थे उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट थी बेटा इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, इंडस्ट्रीज को इंपोज करके क्या टैरिफ्स को इंपोज करके, क्योंकि ये किसके प्रेशर के अंडर हो रहा था, इंडियन के नेशनलिस्ट के प्रेशर के अंडर हो रहा था बेटा. तो उन्होंने क्या किया बेटा, टैरिफ को क्या किया, पुट किया, ताकि बाहर से जो हमारी इंडस्ट्रीज है जो हमारी मार्केट में उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके. तो ये कुछ ग्रेट डिप्रेशन के इंपैक्ट थे इंडिया के ऊपर. इसके ऊपर हमने कंसीक्वेंसेस देखे ग्रेट डिप्रेशन के, और हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन जब 1929 और 30 में आया था तो किस तरीके से था. और एक वीडियो हमने देखा मास प्रोडक्शन के रिजल्ट क्या हुए, किसने इसको स्टार्ट किया था और किस तरीके से यूएस ने रिकवरी की बेटा अपने फर्स्ट इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. और कुछ हमने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इसमें हमने पढ़ा. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद जो हमारी आएगा नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है एसएस की, उसमें हम पढ़ेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड रिकवरी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में और रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे, भाई किस तरीके से रिकवरी हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, इसके रीजन क्या क्या थे और किन किन देशों के बीच में ये वॉर हुआ था बेटा, उसके बारे में हम अगली वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने ग्रेट डिप्रेशन जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंसिक्वेंसेस को देखा और उसके इंपैक्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी देखा. तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड अ वेरी हैव अ नाइस डे.